वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में। तो एजुकेशन एंड जो है साइकोलॉजी, तो क्या क्या डिफरेंस होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ, मतलब उसका शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। उसके बाद में हमने और भी देखा था, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखी अगले वीडियोस में। उसके बाद में हमने शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है इसको हमने अच्छे तरीके से जाना। उसके बाद में हमने सबसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है और मनोविज्ञान की परिभाषा देखी थी। मनोविज्ञान किस प्रकार का अध्ययन है, ठीक है, किस प्रकार से मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या मनोविज्ञान मन का विज्ञान है या फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान का क्षेत्र भी देखा था। तो आज की वीडियो में वही हम जो है वही उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पूरा का पूरा जो है 3 लेक्चर आपके इसके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा लेक्चर ये है आपका। ठीक है, इसी हिसाब से आपका लेक्चर करके आता रहेगा और आप जो है अच्छे तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं, आखिरकार शिक्षा किस प्रकार से अधूरी रहती बिना मनोविज्ञान के, और मन नहीं होता तब तक मनोविज्ञान अधूरा रहता है। तो इन पहलुओं को हम बड़े विस्तार से समझेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मित्रों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। ओके, शिक्षा शास्त्र पेपर 1 बी द्वितीय वर्ष के लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बी द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर 1 यानी BA सेकंड ईयर एजुकेशन पेपर 1, ठीक है, उसका चौथा अध्याय या फिर चौथा लेक्चर ये है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मित्रों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है, देखिए यहाँ पे शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। आखिरकार क्या संबंध होता है शिक्षा और मनोविज्ञान में, क्यों हम इनको एक दूसरे से लिंक करके पढ़ते हैं। देखें, इसीलिए हमने पहले वीडियो में आपको बताया होगा क्या मनोविज्ञान का अर्थ हमने और परिभाषा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है इसको हमने बताया था। उसके बाद में हमने बताया था आपको कि शिक्षा मतलब शिक्षा क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक, तो हमने मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान सबको कैटेगराइज करके देख लिया और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस मुद्दे पर पहुंच चुके हैं कि हमें शिक्षा भी ज्ञात हो गई कि शिक्षा किसको कहते हैं और मनोविज्ञान क्या है उसको भी हम जान गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में, किस प्रकार का कि शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध स्थापित कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि शिक्षा प्रक्रिया मनोविज्ञान पर आधारित है, इसको स्पष्ट करिए। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा आता है शिक्षा और मनोविज्ञान को लेकर के तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उसको कर सकेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से संबंधित है। मित्रों, यह कहा जा चुका है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना होता है। तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के जो है किसका विकास करती है, तो योग्यताओं का यानी उसके उनके व्यक्तित्व का विकास करती है शिक्षा। मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना, तो का अध्ययन करना काम होता है मनोविज्ञान का। लेकिन जो शिक्षा का कार्य होता है वो होता है व्यक्ति की जो योग्यता होती है उनको उनके उनके विकास में जो है सहायता प्रदान करना। ठीक, यह तथ्य अपने स्थान पर ध्रुव सत्य है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके व्यवहारों का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो जाता। तो मित्रों, किसी भी चीज के बारे में जब तक आप व्यवहारिक नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक उसका विकास आप नहीं कर सकेंगे। जैसे हम मान लिया अगर किसी चीज को आपको बढ़ाना है, मान लिया जैसे कि एक बोतल है, बोतल में आपको पानी भरना है, तो बोतल के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि बोतल का जो है सिरा कहाँ पे कहाँ से उसमें पानी भरा जाएगा। या फिर किसी आपको जैसे कि लोहार यहाँ जाते हैं तो आप लोग जो है लोहा देते हैं तो किस प्रकार से वो छोटा सा लोहा देते हैं उसको बना करके हंसिया खुरपा और विभिन्न प्रकार के औजार बना देता है। तो वही चीजें होती है, तो पहले उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि इससे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान कौन दिलवाता है, तो व्यवहारिक ज्ञान जो दिलवाता है वो मनोविज्ञान दिलवाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके व्यवहारों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। तो व्यवहार का ज्ञान करवाता है कौन, मनोविज्ञान, और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के विकास। तो व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के बिना किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलें
जब तक कि उसके व्यवहारों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति को मनुष्य बनाना चाहते हैं। तो व्यक्ति जब छोटा सा होता है, बच्चा, आगे चल करके आप पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, यौनावस्था और उसके अंदर वृद्धावस्था सब पढ़ेंगे, तो उसमें देखते हैं कि जैसे हम बात करेंगे शैशवावस्था की, शैशवावस्था में हम बात करेंगे व्यक्ति का सामाजिक विकास कैसे होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास कब तक होता है, संवेगात्मक विकास कब तक होता है, और साथ ही साथ शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था देखते हैं, इसी प्रकार से आप किशोरावस्था देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देखते हैं, किशोरावस्था, फिर उसके बाद में आप जब किशोर हो जाते हैं तो आपको मतलब शिक्षा का विकास आपका संपूर्ण हो जाता है लगभग। लेकिन हाँ, मरते दम तक व्यक्ति सीखना मतलब बंद नहीं करता, हमेशा सीखता ही रहता है। तो इसलिए हम यौनावस्था, वृद्धावस्था को भी शामिल करते हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चले, तो क्या होता है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही क्या करते हैं, व्यक्ति को मनुष्य बनाना चाहते हैं। कि व्यक्ति छोटे रहता है तो मनुष्य नहीं रहता, जब उसका तमाम प्रकार से विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है उसका, उसके अंदर मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, तब वो जाकर के क्या बनता है, एक जो है क्या बनता है, मनुष्य से व्यक्ति बनता है, एक प्राणी से जाकर के व्यक्ति बनता है। कोई बच्चा है, जब तक हम उसको व्यक्ति नहीं कहेंगे जब तक उसके व्यक्तित्व का विकास ना हो गया हो। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी, जब पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाती है तब भी हम उसी व्यक्ति को, उसको, उस मनुष्य को व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, मनुष्य के व्यवहारों में संशोधन और मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों में संशोधन करना किसका काम है, मनोविज्ञान का कार्य है। मानव व्यवहार का अध्ययन, तो मानव व्यवहार का अध्ययन करना मनुष्य के व्यवहारों में संशोधन और मनोविज्ञान का कार्य है। मानव के व्यवहारों में संशोधन करना और मानव व्यवहार का अध्ययन करना, अतः अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। शिक्षा का कार्य क्या होता है मित्रों, एक मिनट ध्यान रखेंगे, यहाँ से पूरा लिंक नहीं हो पाया था, वही हम सोचे कुछ गड़बड़ा रहा। देखिए, शिक्षा का कार्य क्या होता है, शिक्षा का कार्य होता है मानव के व्यवहारों में संशोधन करना। तो शिक्षा का कार्य क्या होता है, मानव के व्यवहारों में संशोधन करना, जबकि मनोविज्ञान का कार्य क्या होता है, मानव में संशोधन करता है। शिक्षा क्या करती है, मानव के व्यवहारों में संशोधन करती है, जबकि मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो जब हम व्यवहार का अध्ययन सही तरीके से कर पाएंगे तो उस व्यवहारों में हम संशोधन भी कर सकते हैं। मान लिया व्यक्ति अपराधी हो रहा है तो उसके अपराध को हम किस प्रकार से नियंत्रण में ला सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिखाएगा कौन, शिक्षा। मनोविज्ञान क्या सिखाता है कि किस प्रकार की चीजें वो करेगा या फिर किस प्रकार का व्यवहार होता है किसी का, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले आगे बढ़ते हैं। अतः अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता, जब तक उसका हमको व्यवहारिक अध्ययन नहीं होगा तब तक हम उसमें संशोधन या बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, मतलब चौतरफा विकास हो, तो उचित ढंग से हो, तो शिक्षा के साथ साथ हमें मनोविज्ञान को जोड़ना ही होगा। अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं अगर किसी व्यक्ति का, तो आप साथ ही साथ मनोविज्ञान का भी ज्ञान रखते हो। टीचर को इसलिए जो है, जब कोई टीचर होता है तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, जब आप टेट वगैरह की परीक्षा में आप भाग लेते हैं, उसमें तो टेट में जब प्रश्न पूछा था शिक्षण मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से पढ़ाना है उनको, बच्चे किस प्रकार के मिलेंगे, ये सारी बातें वहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक। तो शिक्षा के साथ साथ क्या करना पड़ता है, हमको मनोविज्ञान को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात को लेकर के एक डेविस महोदय है, ये बड़े ही अच्छे समाजशास्त्री डेविस महोदय का कहना है कि मनोविज्ञान ने छात्रों, क्या, मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योग दिया है। इससे विद्यालय जीवन में छात्रों के विकास एवं परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। किससे प्राप्त हुआ है, तो मनोविज्ञान के कारण से क्या हुआ है, जो छात्र होते थे उनकी क्षमता में विकास हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ विश्लेषण करने की उनके अंदर क्षमता जो है बढ़ी है, किसी चीज को एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ गई है बच्चों के अंदर। क्या पढ़ने से, जब मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दोनों पढ़े होता है कोई टीचर और जाता है उस बच्चे को पढ़ाने। अगला देखिए, आगे देखें, समय के साथ साथ शिक्षा की मान्यताएं भी बदलती गई हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र में क्या होता था, अध्यापक होता था। अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार चाहता पढ़ाता, बालक की इच्छा तथा योग्यता का उसमें कोई मतलब स्थान नहीं होता था। जो अपने विषय का पंडित हो, तो मतलब पंडित तो हो ही, वह बालकों को भी अपने समान किसी भी तरह से बना लेता था। तो क्या, जो अपने विषय में क्या होता था, जो अपने विषय का पंडित तो हो ही, वह बालक को भी अपने समान किसी भी तरह से बना ले। डंडे के बल से बनाए चाहे छात्रों को रटाया जाता था।
तो पहले किस प्रकार का होता था, पहले को जबरदस्ती मतलब पढ़ाया जाता था कि नहीं इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा में जो है प्रवेश लिया है, तब से क्या होता है, व्यक्ति को इसे देखते हैं बालक को कि बालक का पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो उसको दूसरे क्षेत्रीय व्यवस्था बंद कर दी गई, उसके लिए विशेष कक्षाएं जो है उपलब्ध करवाई जाने लगी। तो इस प्रकार का कार्य होता है, जैसे कि जो तेज बच्चे थे उनको अलग निकाल करके रख दिया गया, उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी गई पढ़ाई की। जो थोड़ा मंद बुद्धि के थे उनको अलग कर दिया गया क्लास के, मतलब उनको जो है विशेष कक्षा एक जो है एक्स्ट्रा क्लास मिलने लगी। ठीक है, आज भी देखते होंगे कोचिंग में जो है स्पेशल क्लास चलती है, उसी को एक्स्ट्रा क्लास, मतलब आप जो है क्लास में जो सभी बच्चों के साथ नहीं समझ सकते उसको आप अलग जा करके समझ सकते हैं। ठीक, तो वही एक्स्ट्रा क्लास दे दे आता है अब, कब से, जब से शिक्षा में मनोविज्ञान ने प्रवेश लिया है। उससे पहले क्या होता था, आपको पढ़ना मतलब कि आप नहीं पढ़ना चाहते तो भी आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ना है। ठीक है, छात्र भी अपने अस्तित्व की सार्थकता इसी में समझते थे कि अध्यापक जो कुछ कहे वही किया जाए। आज शिक्षा की मान्यताएं बदल गई है मित्रों, शिक्षा केंद्र बिंदु बालक हो गया। अब पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन था, शिक्षक होता था, और जो चाहता था वही पढ़ाता था। गुरुकुल में आप गए तो जो शिक्षक चाहेगा वही पढ़ाएगा। उसके बाद में आप तर्क वितर्क करते थे पहले पुराने जमाने में, लेकिन कुछ बीच में ऐसे समय आए जहाँ पे आप जो है जो टीचर चाहता था वही पढ़ाता था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा में मनोविज्ञान ने जैसे प्रवेश लिया, ठीक है, तब से क्या हुआ है, शिक्षा के केंद्र बिंदु में बालक हो गया है। बालक अपने अनुसार पढ़ना चाहता है। पहले जो शिक्षक होता था वो अपने अनुसार पढ़ाना चाहता था बच्चे को, लेकिन अब क्या है, बालक अपने अनुसार पढ़ना चाहता है। तो क्या होगा, शिक्षा के केंद्र बिंदु में क्या हो गया, बालक हो गया। बालक की रुचि यानी बालक का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में किस प्रकार का है, साथ ही साथ उसका एप्टीट्यूड कैसा और एटीट्यूड कैसा है। तो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, रुचि। एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिरुचि। एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अभिरुचि, यानी किसमें वो इंटरेस्ट, या फिर उसकी ज्यादा रुचि किस सब्जेक्ट में है, या फिर उसकी इंटरेस्ट किस कैसा है, किस प्रकार का इंटरेस्ट, क्या क्या सीखना चाहता है बच्चा। ठीक है, तो क्या होता है, केंद्र बिंदु में बालक होगा। बालक की रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाने लगा है। यानी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एटीट्यूड बच्चे का है, क्या एप्टीट्यूड है और क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, तो इसके अकॉर्डिंग शिक्षा अब कॉलेज वगैरह में दी जा रही है। आगे देखते हैं, अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक कुशलता के लिए की वृद्धि के लिए आवश्यक हो गया है। तो इसीलिए जो है टेट वगैरह में देखते होंगे, टेट, सी टेट, सुपर टेट में आपको शिक्षा मनोविज्ञान अवश्य पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ आपको मनोविज्ञान का भी अध्ययन करवाया जाएगा। क्यों अध्ययन करवाया जाएगा, क्योंकि अब रुचि, अभिरुचि और जो है अभिवृत्ति, तीनों के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट और उसके बाद में एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बालक के आपको पढ़ाना होता है, इसलिए आपको मनोविज्ञान पढ़ना अति आवश्यक है शिक्षा शास्त्र के साथ ही साथ। ठीक, तो अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना व्यवसाय कुशलता की वृद्धि के लिए आवश्यक हो गया है। कुशल डॉक्टर बनने के लिए औषधि, यंत्र आदि के साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। अगर आप अच्छे जैसे बायोलॉजी पढ़े हैं आप, तो बायोलॉजी के साथ साथ आपको मनोविज्ञान की भी जो है परख होनी चाहिए। अगर मनोविज्ञान आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें कुछ दिक्कत, क्योंकि रोगी के मनोभावों को पढ़ लेना डॉक्टर के लिए एक जो है अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जब उसके मनोभावों को पढ़ लेगा तो अच्छे तरीके से दवाई दे सकता है। तो हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान ने अपनी घुसपैठ बना ली है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान, क्योंकि व्यक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, और व्यक्ति के मनोभावों को जान लेता है, तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो व्यक्ति का मनोभाव ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है। ठीक, तो कुछ कुशल डॉक्टर बनने के लिए औषधि, यंत्र, इन सभी के साथ साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। उसी प्रकार आदर्श अध्यापक बनने के लिए मित्रों, मतलब एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए विशेष ज्ञान देने के साथ ही साथ बालकों के स्वभाव तथा उसके मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक मतलब प्राप्त करना आवश्यक होता है, कि बच्चा किस प्रकार की रुचि है, बच्चे की क्या अभिरुचि है और क्या उसकी अभिवृत्ति है। ठीक है, अध्यापक बालकों के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वह मनोविज्ञान सिद्धांतों पर बालक को सीखने की क्रियाओं का संपादन कर सकने में सक्षम होता है, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर वो पढ़ाई करवाता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को कुछ इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं किन किन तथ्यों के आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान को, कि एक दूसरे से ये लिंक है। ठीक है, तो अभी ने अब देखते हैं पहला फैक्टर। देखिए यहाँ पे शिक्षा में मनोविज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, कैसे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनोविज्ञान अधूरा होता है और मनोविज्ञान के बिना
शिक्षा अधूरी होती है, मतलब जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये पूरक मतलब एक बढ़िया सा सब्जेक्ट हो जाते हैं और किसी भी क्षेत्र में अच्छा खासा योगदान निभा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला देखिए आप। अगला फैक्टर है कि शिक्षा के काम को प्रगति देने में मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। पहले शिक्षा का स्वरूप कैसा था, तो कुछ अलग प्रकार से था, लेकिन आज के शिक्षा का जो स्वरूप है वो विस्तार हो रहा है, नई नई पद्धतियां आ रही हैं। और ये सब किस क्यों आ रही पद्धतियां, क्योंकि बच्चे बच्चे की रुचि क्या है। जैसे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई आ गई, बच्चा मोबाइल से पढ़ना चाहता है, बच्चा बुक से नहीं पढ़ना चाहता, तो बहुत सारे टीचर फोन पे पढ़ा रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मतलब आपके पास होगी क्या बुक, नहीं होगी, बुक होगी, लेकिन बुक से पढ़ने की इच्छा उतनी नहीं होती जितना आप फोन में लिए। अब रात में ठंडी है, रजाई के नीचे उठे, ईयरफोन लगा, फट से वीडियो लगाई, तुरंत देख लिया। तो ये होगा क्या, अब ये सारी चीजें क्या है, बच्चे के अभिरुचि के साथ ही साथ तो ये सारी चीजें व्यवस्थित की गई हैं। अब ये मत कहना कि कोरोना के कारण से ऑनलाइन पढ़ाई हुई, कोरोना से पहले भी ऑनलाइन पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला फैक्टर है कि मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की मनोवृत्ति, तो मन में उनके बालकों को क्या चल रहा है, उनकी रुचि क्या है, अभिवृत्ति क्या है आदि का पता लगाना, मतलब पता लगाया जा सकता है। पता लगाना आसान हो जाता है जब आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में अच्छे तरीके से मनोविज्ञान के मतलब विषय क्षेत्र को पढ़ते हैं, मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, तो उनके मनोभावों को आप पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जैसे उनके किस प्रकार का बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या क्या रुचि है बच्चे के पढ़ने की, तो उसी उसमें क्या कर दे, शिक्षक एक दिशा दे दे बच्चे को। जैसे बच्चा किसी दिशा में पढ़ना चाहता है तो बस शिक्षक का यही कार्य है कि वो उनमें दिशा दे दे और उनका जो है क्या करता रहे, निर्धारण करता रहे, मार्गदर्शन करता रहे। ठीक, अगला देखते हैं। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मान लिया कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कोई विशेष प्रकार का बच्चा, तो इन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं करी जाती हैं। क्यों करी जाती हैं, तो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करी जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान जो पढ़े होगा वही पहचान जाएगा कि ये इस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, फला बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं हम। अगला फैक्टर है कि बालकों के मस्तिष्क, आत्मा तथा शरीर का विकास शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से होता है। तो बालकों के मस्तिष्क का विकास, उसकी आत्मा का विकास और उसके शरीर का विकास शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता, मतलब शिक्षा जो होती है मनोविज्ञान की सहायता से ही। आगे देखते हैं हम, और भी महत्वपूर्ण फैक्टर आपके सामने है। अगला है छठवां, देखें। छठवां है मित्रों कि बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। तो जो शैक्षिक निष्पत्ति होती है, शैक्षिक मूल्यांकन होता है, वो किस प्रकार से किया जाता है, मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा किसी बच्चे की शैक्षिक निष्पत्ति का मूल्यांकन हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंधित है। आगे देख लेते हैं और किस किस प्रकार से संबंधित है। लास्ट टाइम सातवें फैक्टर देखते हैं कि बालकों के सर्वांगीण विकास में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब सर्वांगीण मतलब होता है चौतरफा विकास। अगर किसी बच्चे का चौतरफा विकास करना है सॉरी, तो किसी बच्चे का अगर चौतरफा विकास आपको करना है तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपको ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के आपसी संबंध इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखिए कि एक कक्षा में सामान्यतः 30 से 45 छात्र हैं। ठीक है, मान लिया ये कोई क्लास है, उसमें 30 से 45 स्टूडेंट हैं। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाने के लिए उसे विषय का ज्ञान तो आवश्यक ही होता ही है कि वो जैसे ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा है तो ज्योग्राफी का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र पढ़ाना है तो शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, उसके बाद में इतिहास पढ़ाने से की होता है। साथ ही उसे अपनी कक्षा के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक रुचि या विरुचि परम आवश्यक होता है कि जो है जो कक्षा है, यानी कक्षा में जितने भी 30 से 45 छात्र हैं, उनमें देखे कि उनका जो है किस प्रकार के व्यक्ति बैठे हैं, किस प्रकार का बच्चा बैठा है, वो किस प्रकार के, कौन सा बच्चा कौन प्रकार से रुचि ले रहा है, किस सब्जेक्ट में ले रहा है या फिर किस टॉपिक में ले रहा है। ये सारी बातें उस अध्यापक को पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि उसे अपनी कक्षा के सामान्य मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा मित्रों, ये सारी बातें नहीं जानेगा, यानी क्या नहीं जानेगा, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास नहीं जानेगा, रुचि अभिरुचि क्षमता नहीं जानेगा किसी बच्चे की, तो क्या होगा, तो वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएगा। विषय के प्रकांड पंडित यदि प्राथमिक कक्षाओं में मूर्त रूप से भाषण के द्वारा पढ़ाना आरंभ कर दें तो वह अपने श्रम की निरर्थकता होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक मूर्त रूप से सीखने की अभिरुचि लेते हैं। मतलब जब आप छोटे होते हैं मित्रों, तो तब अगर आपको सीधा, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बालक का सर्वांगीण विकास, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा लिखा दिखाई दे रहा होगा कि मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। यही मैं अगर बोल करके पढ़ाता तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में आता, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा भी है और मैं बोल भी रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। इसी
प्रकार से जब आप छोटे रहते हैं तो आपको जैसे छोटा से बताएगा कि का खा गा घा अंगा पढ़ाया गया, तो आ से जैसे छोटा बड़ा इस प्रकार से, तो आपको आ से अनार, तो अनार की फोटो भी छपी हुई आती थी। उसके बाद में बड़ा से आम, तो आम की बड़ा सा मीठा सा बढ़िया बना देते थे जिसको बच्चा पसंद करे कि देख ले आम यही है, तो आ से आम, बड़ा से आम, ई से इमली, ई से ईख, इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ाया नहीं जाता था। और छोटे होंगे जब प्राथमिक विद्यालय में आप पढ़े होंगे तो जो है आपको एक जो है चौपाई माध्यम से वो मजा लेने के लिए मतलब उसमें दिया मतलब नल का पानी बर्फ का सिल्ली, मतलब नल दिया था तो ना से नल, और फिर उसी में एक जो है लाइन दी रहती थी कविता के रूप में, नल का पानी बर्फ का सिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली, धा से धनिया, ता था दाधा ना, तो उसी में धनिया मटर चले अब दिल्ली, इस प्रकार से बनाया आता था। ठीक है, तो वही चीजें क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका संवेगात्मक विकास हो रहा होता है, उसका जो है सामाजिक विकास, और उसका कौन सा विकास होता है, उसका भावात्मक विकास भी जो है साथ ही साथ जुड़ा होता है। सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक तमाम प्रकार के विचार उसके क्या होते हैं, डेवलप होने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से उसको उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चे को आप डायरेक्ट बताएंगे आज से अनार होता है तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको आज से अनार बताएंगे और अनार का चित्र होगा, दाने उसके लाल लाल, आप फोड़ करके बाहर रख देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि क्या रुचि रखते हैं बच्चे, तो इस प्रकार से पढ़ाया था। अतः यह आवश्यक है, अध्यापकों को चाहिए कि वह अपने कार्य को अधिक सफल बनाने के लिए बच्चों के व्यवहार को समझे, व्यवहार के विकास को जाने तथा उसी के अनुसार अपने पाठ का विकास करें। स्पष्ट है कि अध्यापक को यह ज्ञान मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें हम तो मनोविज्ञान का होना अति आवश्यक है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूरक है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, हेड है एक और टेल है एक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, तो ध्यान रखेंगे मित्रों, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के, इसमें हम बात करेंगे मित्रों किसके बारे में, शैशवा अवस्था से के बारे में। अवस्था से जितने भी प्रश्न बनते होंगे, चाहे वो लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, पूरा का पूरा आप कर लेंगे। बस एक बार मुझसे केवल शैशवावस्था पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका कौन सा अवस्था आती है शैशवावस्था के बाद में, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था। इन सभी को हम विस्तार से समझेंगे मित्रों और जानेंगे किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास किस प्रकार से और शैक्षणिक विकास किस प्रकार से होता है। पूरे मुद्दे को हम डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे हमने इस वीडियो में समझा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।